बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बेसिकली द कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए ना एगोनिस्ट क्या होता है। एगोनिस्ट आपके जर्नल फार्मा का कॉन्सेप्ट था, इफ यू गाइस रिमेंबर कि एगोनिस्ट थे हमारे पास। एगोनिस्ट के हमने फर्दर टाइप्स की थी कि हमारे पास इनवर्स एगोनिस्ट थे। इसके अलावा आप लोगों ने एंटागोनिस्ट पढ़े थे। अब मुझे कोई ये बता दे कि एगोनिस्ट क्या होता है और एंटागोनिस्ट क्या होता है, फिर मैं उसके एगोनिस्ट की टाइप्स एक्सप्लेन कर दूंगी अगर किसी को नहीं पता तो। एगोनिस्ट क्या होता है? चैट बॉक्स में लिखना चाहते हैं, चैट बॉक्स में लिखने, कोई माइक अनम्यूट करके बोलना चाहता है तो प्लीज। बच्चे पार्टिसिपेट किया करो, अदरवाइज पढ़ाने का बिल्कुल मजा नहीं आता। कोई ऐसी ड्रग जो किसी ड्रग को असिस्ट कर रही है या उसी के फंक्शन से रिजेंबल करती है शायद। ऐसा वाला काम नहीं करते होते ना। अच्छा, बच्चों ने क्या लिखा है जी? एसिटाइलकोलिन रिलीज का सपोर्ट करेगा। अच्छा जी, इसके अलावा एगोनिस्ट एक्टिवेट करता है रिसेप्टर को। अब एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसे इस तरह से ले लो कि अगर कोई आपका सपोर्टर है, ठीक है, तो दैट पर्सन इज बेसिकली योर एगोनिस्ट। एगोनिस्ट की आपने 3 टाइप्स पढ़ी हैं मेनली, जो आप लोगों ने पढ़ी है। दैट इज फुल एगोनिस्ट होता है हमारे पास, पार्शियल एगोनिस्ट होता है और इनवर्स एगोनिस्ट होता है। ठीक है, फुल एगोनिस्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा है? ऐसा सपोर्टर जो आपको फुल टाइम सपोर्ट करे, हर टाइम में आप जिस तरह का भी काम कर रहे हो आपको अगर फुल सपोर्ट कर रहा है, दैट इज फुल एगोनिस्ट। अगर वो कभी आपको सपोर्ट करता है, कभी आपको सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, दोनों काम कर रहा है, कभी पॉजिटिव काम करता है, कभी नेगेटिव या न्यूट्रल हो जाता है, दैट इज बेसिकली द पार्शियल। ठीक है, अगर हम इनवर्स एगोनिस्ट की बात करें तो आपका एगोनिस्ट नाम आपने ये कहा है कि सपोर्टर के तौर पे है, लेकिन वो दिखाता है कि भाई मैं आपका सपोर्टर हूँ, लेकिन काम हमेशा आपके ऑपोजिट करता है। हमारी जो मिसकंसेप्शन डेवलप होती है दैट इज कि एंटागोनिस्ट जो है हम उसे मिक्स करते हैं विद योर इनवर्स एगोनिस्ट। ठीक है, इनवर्स एगोनिस्ट हमेशा आपका जो मैकेनिज्म है उसे इनवर्स कर रहा होता है। जो एगोन एंटागोनिस्ट है दैट इज बेसिकली योर ब्लॉकर। उसने जाके आपके रिसेप्टर की साइड के ऊपर बैठ जाना होता है, उसने कुछ नहीं करना होता, उसने सिर्फ एक जगह आप कह लो डंप बन के वहां पे बैठ जाना है। उसने ना पॉजिटिव इफेक्ट देना ना नेगेटिव देना है। जो पॉजिटिव इफेक्ट देगा वो आपका फुल एगोनिस्ट होगा, जो नेगेटिव इफेक्ट देगा वो आपका इनवर्स एगोनिस्ट होगा, और जो दरमियान में देगा कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव वो आपका पार्शियल एगोनिस्ट होगा। आपको ये चीज अच्छे से याद रहनी चाहिए कि एंटागोनिस्ट क्या होता है। एंटागोनिस्ट वो होता है जो कुछ भी नहीं करता, बस आपकी साइड को ब्लॉक कर देता है, दैट इज बेसिकली एंटागोनिस्ट। तो आज हम जो पढ़ेंगे दैट इज एगोनिस्ट, जो हमारे सपोर्टर्स होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले तो जो चीज हमने कल पढ़ी थी दैट इज के कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स क्या होता है। कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स, मैंने आपको कहा था कि हम लोग जब बात कर रहे हैं कॉलिनर्जिक, पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉलिनर्जिक क्या है। मैंने कल बताया था कि जो रिसेप्टर्स मेनली एसिटाइलकोलिन जिस पे जाके बाइंड करेगा उसे हम कॉलिनर्जिक कह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से रिसेप्टर्स थे जिनके ऊपर हमने कहा था एसिटाइलकोलिन मेनली जाके बाइंड करता है? दैट वर, एक तो हमारे पास मस्कुरेनिक थे और दूसरे हमारे पास निकोटिनिक थे। मस्कुरेनिक को हमने फर्दर डिवाइड कर दिया था इनटू 5 टाइप्स। हमने कहा था M1 M2 M3 M4 M5 होते हैं। और जो हमारे पास निकोटिनिक थे उसमें हमने कह दिया था NN टाइप होती है और NM होती है। जो NM थी वो हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो हमारे पास निकोटिनिक सब टाइप प्रेजेंट होती है, उसके अलावा कहीं पे भी प्रेजेंट होगी तो दैट इज योर NN टाइप। ये हमारे पास कल वाली बातें हैं, कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, फिर मैंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के कल आपको कहा था कि प्लीज इसे थोड़ा सा याद करके आइएगा। तो आपका M2 और M4 ये दो जो हैं ये GI को फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, इनवर्स वाला काम लेके जाते हैं, इनहिबिटर के तौर पे एक्ट करता है। और जो हमारे पास M1 है M3 है M5 है हमारे पास GQ मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ये जो आपका IP3 DAG पाथवे जिसे आप कहते हो, या PLC पाथवे जिसे फॉस्फोलाइपेज C पाथवे भी कहते हैं, ये आपका वो पाथवे होता है। ठीक है जी। इसके अलावा जो इनहिबिटरी वाला था वही आपका एडिनाइलेट साइक्लेज वाला जो मैकेनिज्म था, जिससे हमने ATP से जो है CAMP बनाना था, उसका टोटली इन्वर्स कर देता है कि आपका जो सारा मैकेनिज्म है वो इनहिबिशन की तरफ चला जाता है। दैट इज बेसिकली GI पाथवे। ठीक है,
अच्छा, अब मुझे जल्दी से बता दो कि जो हमने M1, M2, M3 का कल पढ़ा था कि M2 जो रिसेप्टर्स होते हैं वो मेनली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? M2 रिसेप्टर्स चैट बॉक्स में लिखा करो जल्दी जल्दी, और एक्टिव रहा करो, चैट बॉक्स ऑन करके बैठा करो साथ साथ। हार्ट में होता है, हार्ट में कहाँ पे होते हैं? क्या हार्ट के सारे मसल्स में होते हैं? मसल्स में होते हैं या कहीं और प्रेजेंट होते हैं? जी, एस ए नोड पे और ए बी नोड पे होते हैं। हमने कहा था M2 रिसेप्टर्स जो हैं वो वेंट्रिकल्स पे प्रेजेंट नहीं होते, वो हमारे पास पर्टनजी फाइबर्स पे प्रेजेंट नहीं होते। यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड कि ये सिर्फ एस ए और ए बी नोड पे होते हैं। इनका काम सिर्फ रेट वगैरह कंट्रोल करना है, इनका काम जो हमारे पास वेंट्रिकल से रिलेटेड है उसे कंट्रोल करना नहीं है। ठीक है। अच्छा, फिर हमने एक और बात की थी M1 के बारे में। हमने कहा था M1 कहाँ पे प्रेजेंट होता है मेनली? सिर्फ एक जगह पे हमने पढ़ा था, किसी ग्लैंड में थे। कौन से ग्लैंड्स में थे? जल्दी जल्दी, लेक्चर आज का थोड़ा लंबा है। जीआईटी की ग्लैंड में थे, ठीक है जी। उधर जो ग्लैंड थे वहां पे हमने कहा था M1 है, बाकी कहीं पे भी कुछ भी बोल दो, आई के मसल्स हैं, ये मसल्स हैं, वो मसल है, तो ज्यादातर आपका M3 पाथवे फॉलो होता है। M4 M5 को हम ज्यादातर डील नहीं करते, ना ही हमने कल पढ़े थे। NM और NN के बारे में मैंने आपको भी बता दिया, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे होता है, ये बाकी सारे जितने भी होंगे वो आपके NN है, ठीक है। और ये लाइगेंड गेटेड जो पाथवे आपका बेसिकली होता है उसको फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो अभी तक रेपिटेशन थी, मैंने कोई नई चीज नहीं बताई, कुछ जर्नल फार्मा से रिलेटेड है, कुछ आपका कल का टॉपिक है। अब आ जाते हैं जो कल ही हमने ऑलमोस्ट पढ़ा था, एगोनिस्ट को उन्होंने दूसरा नाम दे दिया यहाँ पे स्टिमुलेंट्स का। कोई फर्क नहीं है, एगोनिस्ट का मतलब यही है कि वो इसी तरह से काम कर रहा है जिस तरह कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं उनको जाकर स्टिमुलेट करेगा, वही काम कर रहा है जो आपके एसिटाइलकोलिन ने करना है। दैट इज अनदर नेम फॉर द कोलिनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट, ठीक है। अच्छा, उसने कहा हमारे पास कोलिनर्जिक जो कोलिनर रिसेप्टर स्टिमुलेंट्स हैं उनके रिसेप्टर हमारे पास कौन कौन से हमने पढ़े? एक मस्कुरेनिक पढ़ा है, दूसरा क्या पढ़ा है? निकोटिनिक। अच्छा, ये आपके पास रिसेप्टर पड़ा हुआ है, इसके ऊपर मैं बाहर से कोई ड्रग देती हूँ, वो या तो जाके मस्कुरेनिक के ऊपर डायरेक्टली बाइंड कर जाएगी या निकोटिनिक के ऊपर बाइंड कर जाएगी। इसको मैं कह रही हूँ डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग। ये ड्रग जो है इसका या तो स्ट्रक्चर सेम होगा, ठीक है, विद दैट ऑफ एसिटाइलकोलिन, कि वो जाके मस्कुरेनिक पे या निकोटिनिक पे बाइंड कर रही है, उसका मैकेनिज्म जो है वो सेम एज दैट ऑफ द एसिटाइलकोलिन, ठीक है। इसको हम कह रहे हैं डायरेक्ट एक्टिंग। अब इसके अंदर हमारे पास फर्दर आ जाते हैं अल्कोलाइड्स आ जाते हैं, कोलिन एस्टर्स आ जाते हैं, ये क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। या फिर उसने कहा है कि कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो इनडायरेक्टली एक्ट करती हैं। कैसे इनडायरेक्टली एक्ट करती हैं? कि आपको याद होगा कल हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास होते हैं ACE। ACE क्या है? एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, जो कि बेसिकली हमारे एसिटाइल कोलिन को डिग्रेड कर रहा होता है, ठीक है, इसको डिग्रेड कर रहा होता है मेनली। अब अगर हमारा ये एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस जो है वही ब्लॉक हो जाए तो आपके एसिटाइल कोलिन जो है वो डिग्रेड होगा? नहीं होगा। आपके जो साइनेप्टिक स्पेस है उसके अंदर एसिटाइल कोलिन की जो कंसेंट्रेशन है या अमाउंट है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो ये वाली ड्रग्स जो हैं वो इनडायरेक्टली क्या करती हैं? ब्लॉक कर देती हैं एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस को। इसको ब्लॉक करने की वजह से इनडायरेक्टली हमारे पास एसिटाइलकोलिन की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है और एसिटाइलकोलिन जो है वो मस्कुरेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स पर ज्यादा देर तक बाइंड रहती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो स्टिमुलेंट इफेक्ट आता है। अब हमारे पास अगर ये वाली ड्रग आई तो हम कह देंगे डायरेक्ट एक्टिंग, क्यों? क्योंकि ड्रग खुद जाकर रिसेप्टर पे बाइंड कर रही है। अगर ये ड्रग आएगी तो हम कह देंगे इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग, क्यों? क्योंकि इसने क्या किया है? इनहिबिट किया है उस एंजाइम को जो एसिटाइलकोलिन को तोड़ रहा था। एसिटाइलकोलिन ज्यादा देर तक हमारे पास रिसेप्टर के साथ बाइंड रहेगा तो हमारे पास काम एक ही हो रहा है लेकिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट है, ठीक है। अब ये जो इनडायरेक्ट एक्टिंग है ये हमारे पास रिवर्सिबल भी हो सकती है, इरिवर्सिबल भी हो सकती है। हो सकता है कि इस एंजाइम को थोड़ी देर तक बाइंड करें फिर छोड़ दें, हो सकता है इस एंजाइम को जो है वो ज्यादा देर तक बाइंड करें और इरिवर्सिबली बाइंड करें और हमारे पास जो एंजाइम है वो रिकवर ना हो, ठीक है जी। अच्छा, अब उसने कहा है कि हमारे पास जो मस्कुलिनिक है ज्यादातर वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? एक तो नर्व पे होते हैं, आपने हार्ट और स्मूथ मसल्स पे देख लिया, ग्लैंड और एंडोथेलियम वगैरह पे ज्यादातर। अगर मस्कुलिनिक ड्रग आप किसी को दे रहे हो और वो आके मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स पे बाइंड करी है तो आपके ज्यादातर जो रिस्पॉन्सेज आएंगे दैट विल बी रिलेटेड टू द नर्व्स, हार्ट एंड स्मूथ मसल्स, ग्लैंड एंड एंडोथेलियम।
अगर निकोटिनिक रिसेप्टर है या फिर डायरेक्ट में अगर कह दूं एक निकोटिनिक स्टिमुलेंट है, तो उसका ज्यादातर इफेक्ट मुझे देखने को कहाँ पे मिलेगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे या न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट पे, या फिर हमारे पास गैंग्लियन पे, जो ऑटोनॉमिक गैंग्लियनिक सेल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा इसी की रेपिटेशन जो है वो अगली स्लाइड में भी है ऑलमोस्ट। ये आपकी मिनी कैटजिन के जो है क्लासिफिकेशन है कि हमारे पास कोलिनोमाइमेटिक्स, माइमेटिक्स का मतलब होता है जो मिमिक कर रहा होता है। ऐसे हमारे पास ड्रग्स हैं जो कि एसिटाइल कोलिन की मिमिक्री कर रहे हैं, उसकी नकल उतार रहे हैं, उसके तरह का काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसमें हमारे पास एक डायरेक्ट एक्टिंग होते हैं, इनडायरेक्ट एक्टिंग होते हैं। जो डायरेक्ट एक्टिंग होंगे वो हमारे पास मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर जाके डायरेक्ट बाइंड कर जाएंगे या निकोटिनिक के ऊपर जाके डायरेक्ट बाइंड कर देंगे। अब जो हमारे पास मस्कुलिनिक होते हैं उन्हें हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं इनटू कोलिन एस्टर्स या अल्कलॉइड्स। अल्कलॉइड्स आर बेसिकली ये नेचुरल कंपाउंड होते हैं और ये हमारे पास खुद भी आप सिंथेसाइज कर सकते हो और मॉडिफाई भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट क्लासेस हैं। अल्कलॉइड आर बेसिकली नेचुरली अकरिंग। ठीक है, इसके अंदर आप फर्दर क्लासिफिकेशंस पढ़ोगे कि कौन कौन सी होती है। इनडायरेक्ट पे आ जाती हूँ, तो इनडायरेक्ट में जिस तरह हमने पीछे पढ़ा है ना ये वाली बात कि रिवर्सिबल है और इरिवर्सिबल है, आई कैन ऐड दिस हियर एज वेल। ये हमारे पास रिवर्सिबल होता है और इरिवर्सिबल होता है। ये जो आपकी ऑर्गेनोफॉस्फेट वाली क्लास है ना, ये इसको आपने याद रखना है। दिस इज बेसिकली इरिवर्सिबल कैटेगरी। ठीक है, आपके इस पूरे चैप्टर में से अगर आप मुझे पूछो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो टीचर्स बहुत ज्यादा फोकस करते हैं वो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं। ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फेट आपसे बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है इन योर वाइवा क्वेश्चंस, और ये कैसे काम करते हैं, क्या इनकी टॉक्सिसिटी है, किस तरह से आप इसको ट्रीट करोगे। सो यू हैव टू मेमोराइज इट कि एक तो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हमारे पास क्या है, ये इरिवर्सिबल है। ठीक है, ये अगर हमारे पास एसिटाइल कोलिन एस्टरेज के साथ बाइंड करेंगे तो किस तरह से बाइंड करेंगे, इरिवर्सिबली बाइंड करेंगे, नंबर वन। तो मैं इसकी क्लासिफिकेशन दो तरह से कर सकती हूँ, एक जिस तरह से आपको नजर आ रही है, दूसरा ये कि एक ये रिवर्सिबल होते हैं और दूसरा हमारे पास क्या होता है, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल के अंदर मैं ऑर्गेनोफॉस्फेट डाल दूंगी और रिवर्सिबल के अंदर मैं सब डिविजन्स डाल के मैं एड्रोफोनियम और कार्बामेट डाल दूंगी। बेटर इज कि आप रिवर्सिबल इरिवर्सिबल मेंशन करके जो है वो क्लासिफिकेशन करो तो ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, आपके मिनी कैटजन की कोई भी अगर टेबल इस तरह का ड्रॉ हुआ है, ये क्लासिफिकेशन ड्रॉ हुई हुई है, यू हैव टू मेमोराइज इट एज इट इज। आपने इसे लाजमी याद करना है, इसे कभी नहीं भूलना, क्योंकि मोस्टली जो एससीक्यूज आते हैं पास पेपर के क्वेश्चंस भी आप लोग देखोगे, ज्यादातर क्वेश्चंस इसी तरह आते हैं, क्लासिफाई दीज ड्रग्स, क्लासिफाई कोलिनोमाइमेटिक्स, क्लासिफाई एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये क्लासिफिकेशन आपको यहाँ से याद हो जाएगी। ठीक है जी, मूविंग ऑन टू द आवर फर्स्ट पार्ट दैट इज डायरेक्ट एक्टिंग। हमारे पास कोलिनोमाइमेटिक्स क्या है, अब आपको इस नाम से पता चल जाना चाहिए कि भाई डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक्स का क्या मतलब होगा, कि वो कोलिनोमाइमेटिक्स या ऐसे हमारे पास ड्रग्स जो कि एसिटाइल कोलिन की तरह से एक्ट कर रही हैं और डायरेक्टली जाके रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेंगी, दोज आर बेसिकली द डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक्स। अब मैं आगे जितनी ड्रग्स बोलूंगी आपको ऑटोमेटिकली उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता होना चाहिए, बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि अच्छा ये ड्रग है तो ये डायरेक्ट एक्टिंग है, ये डायरेक्ट एक्टिंग है। यू जस्ट नो कि इन्होंने जाके क्या करना है, रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करना है, रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करके इन्होंने जो है आगे एक्टिवेशन करनी है। ठीक है जी, अब एक क्वेश्चन जो मैं आप लोगों से भी करूंगी, जो आपके माइंड में खुद भी अराइज होना चाहिए, अगर मैं कहती हूँ कि मैंने बाहर से एक ड्रग दी है, ठीक है, और वो मस्कुलिनिक ड्रग है, ठीक है, और वो कौन से रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगी, M1 पे करेगी, M2 पे करेगी, M3 पे करेगी, 4 पे करेगी या 5 पे करेगी। मस्कुलिनिक ड्रग दी है, ठीक है, वो कौन से रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगी और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपसे मैं अगर पूछूं तो क्या आप बताओगे। या अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा मोल्ड कर दूं कि मैंने जो है वो कोलिनोमाइमेटिक दिया, मैं आपको नहीं बता रही कि वो निकोटिनिक पे जाके बाइंड कर रही है या मस्कुलिनिक पे कर रही है, वो कहीं पे भी कर सकती है, तो आप इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे डिस्क्राइब करोगे। अच्छा मैं बता देती हूँ, आपने जो है वो मस्कुलिनिक की हमने बात किया, M1 से लेके M5 तक क्लासिफिकेशन की है, NN से और NM2 में डिवाइड किया था। अब अगर हम बाहर से कोई ड्रग दे रहे हैं, ठीक है, और वो जाके मस्कुलिनिक रिसेप्टर पे बाइंड करिए, तो जिस रिसेप्टर पे बाइंड करेगी उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन
एज जिस तरह हम लोगों ने उसका पढ़ा था एसिटाइलकोलिन का पढ़ा है कि वो M1 पे बाइंड करेगी तो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो GQ होगा। अगर वो M2 पे बाइंड कर रही है तो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन GI होगा। अगर वो M3 पे कर रही है तो अगेन GQ, 4 पे कर रही है तो GI, 5 पे कर रही है तो GQ। सो यू हैव टू मेमोराइज कि सेम जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारे पास एसिटाइलकोलिन ने फॉलो किया था वही जो है हमारे पास ये ड्रग्स कर रही हैं। बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि दिस टर्म, ये जो आपकी लिखी हुई है कि कोलिनोमाइमेटिक्स हैं, इसका मतलब ये है कि ये रिसेप्टर पे भी उसी तरह एक्ट करेगी जिस तरह से आपकी एसिटाइलकोलिन कर रही है। वेदर वो आपके मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स हैं, मस्कुलिनिक की कौन सी टाइप्स हैं डजंट मैटर, निकोटिनिक है, निकोटिनिक की कौन सी टाइप है डजंट मैटर, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हर जगह सेम रहेगा। सिर्फ वाइवा क्वेश्चंस में या कहीं पे भी आपसे अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से घुमा के पूछता है कि भाई बताएं आप, बतानाकोल एक ड्रग है, ठीक है, जो कोलिनोमाइमेटिक है, तो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन M2 रिसेप्टर पे आगे जाकर बाइंड करिए तो क्या होगा। तो यू हैव टू मेमोराइज कि एसिटाइलकोलिन वाला ही होगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नाम बस बदल दिया। ठीक है, होप सो दिस इज क्लियर। अच्छा जी, उसके बाद हमारी जो अभी तक हमने इतनी ज्यादा इसके ऊपर की है हम बात, एसिटाइलकोलिन पे आ जाते हैं कि एसिटाइलकोलिन हमारे पास असल में है क्या। ये हमारे पास एक क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड है, ठीक है। इसके दोनों एक्शन होते हैं। मैंने कल बताया था कि हमारे पास दो रिसेप्टर्स हैं, मस्कुलिनिक और निकोटिनिक। एसिटाइलकोलिन ऐसा है कि ये मस्कुलिनिक पे भी बाइंड कर जाता है, निकोटिनिक पे भी बाइंड कर जाता है, ठीक है, ये चीज हमने कल पढ़ ली थी। अच्छा, अब एसिटाइलकोलिन है, हमने कहा था M2 रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, एक तो इसने SA नोड पे बाइंड करना था और AB नोड पे बाइंड करना था, तो उसकी वजह से एक तो हार्ट रेट वगैरह कम कर रहा होता है, दूसरा ये कार्डियक आउटपुट जो है उसे कम करता है, ठीक है। फिर हमारे पास हमने कहा कि इसके अलावा ये क्या कर रहा है, हमारे पास ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर रहा होता है। आपके जो वेजल्स होती हैं या आप एंडोथीलियम कह लो, उसके ऊपर कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, मुझे पहले तो आप लोग ये बताओ, M1 होता है, 2 होता है या 3 होता है। ब्लड वेजल्स होती हैं या एंडोथीलियम है, उसके ऊपर कौन से टाइप का रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, 1, 2 या 3? 3। ठीक हो गया जी, M3 भी प्रेजेंट होगा क्यों, क्योंकि हार्ट वाला जो है वो हमारा पहले निकल गया। मैं कहीं पे कुछ भी क्वेश्चन करूंगी तो आपका M3 प्रेजेंट होगा। तो सिंपल इज दैट, जो आपके ब्लड वेसल्स हैं उसके ऊपर M3 रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, एसिटाइलकोलिन उसके ऊपर जाके बाइंड करेगी, बाइंड करके एक हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है जिससे हमारे पास ये सपोज कर लो आपकी ब्लड वेसल है, सॉरी ब्लड वेसल जी ड्रॉ, यार एक तो ना यहाँ पे ड्रॉ करना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा खैर, जैसी भी बन रही है, यहाँ पे हमारे पास एक रिसेप्टर आप डाल लो, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास साथ बाइंड कर देते हैं हम लोग, एक एसिटाइलकोलिन इसके ऊपर बाइंड कर दिया। जब इसके ऊपर एसिटाइलकोलिन जाके बाइंड करता है, पहली चीज तो आपको जो याद रहनी चाहिए, ये रिसेप्टर कौन सा है, M3 रिसेप्टर है, ठीक है। दूसरी चीज आपको जो याद रहनी चाहिए, M3 रिसेप्टर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, GQ मैकेनिज्म है, ठीक है। इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, इस ब्लड वेसल के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है हमारे पास आर्जिनिन से बन रहा होता है इन द ब्लड वेसल्स, ठीक। और ये हमारे पास क्या करता है, वेजोडाइलेटरी इफेक्ट देता है। जब ये वेजोडाइलेटरी इफेक्ट देता है और आपकी वेसल जो है उसका साइज पहले जो था, जस्ट अ मिनट, पहले इतना था, अब इसका साइज जो है वो इतना हो जाता है, ठीक है। तो जब भी आपकी ब्लड वेसल जो है वो डायलेट करती हैं, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज करता है। वेजोडाइलेटरी इफेक्ट ऑन द एंडोथेलियम विल कॉज अ डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, ठीक है। एसिटाइलकोलिन M3 रिसेप्टर्स के ऊपर जाके बाइंड किया, उसकी वजह से एक मैकेनिज्म GQ मैकेनिज्म जो आपका चल रहा था, उसकी वजह से आर्जिनिन से नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से हमारे पास वेजोडाइलेटरी इफेक्ट आएगा, उससे हमारे पास ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास जो बात आती है दैट इज कि इसने क्या करना है, जो स्लाइवी सिक्रीशन है उसको भी इंक्रीज कराना है, ठीक है। हमें पता है कि हमारे पास जो, अच्छा मुझे ये बताओ पहले, स्लाइवी सिक्रीशन से रिलेटेड कौन सा रिसेप्टर होगा, स्लाइवी सिक्रीशन से रिलेटेड कौन सा रिसेप्टर होगा, मियोसिस से रिलेटेड कौन सा रिसेप्टर होगा, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन से रिलेटेड कौन सा रिसेप्टर होगा। थोड़ा जल्दी 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 रिस्पॉन्ड किया करें।
मियोसिस और ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन तो आपको कंफर्म होना चाहिए। स्लाइवरी सिक्रीशन जो है उसका मैंने कहा था जीआरटी से रिलेटेड जितने भी आपके होंगे वो हमारे पास ज्यादातर M2 रिसेप्टर्स होंगे, ठीक है, और कोई नहीं होगा। ठीक, अच्छा जी, ऑलराइट। अब आप मुझे एक क्वेश्चन के आंसर दो जल्दी से। व्हाई डोंट वी यूज द एसिटाइलकोलिन एज अ ड्रग देन? हम लोग क्यों इतनी सारी ड्रग्स जो है वो पढ़ना शुरू करते हैं? हम डायरेक्ट एसिटाइलकोलिन एक आसान सी ड्रग है, उसी को पेशेंट को दें और पेशेंट जो है वो खुद ही ठीक हो जाए, सारा काम वो खुद ही जाकर करता रहे। एसिटाइलकोलिन जो है वो हम यूज क्यों नहीं करते एज अ ड्रग? दिस इज योर वाई क्वेश्चन। शॉर्ट हाफ क्योंकि लाइफ होती है एसिटाइल जी। कोलिन स्ट्रेस प्रेजेंट होता है जो उसे डिग्रेड कर देगा। यस, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस प्रेजेंट होता है जो उसे डिग्रेड भी कर देता है, इस वजह से उसकी शॉर्ट हाफ लाइफ हो जाती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं। एक तो ये हमारे पास क्वाटनरी कंपाउंड होता है। टर्शियरी और क्वाटनरी का आपने एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है जो आपको बहुत काम आएगा। नंबर वन, एक जो क्वाटनरी कंपाउंड होते हैं दे आर बेसिकली मोर पोलर। ठीक है, जो चीज ज्यादा पोलर होती है वो आपका जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको क्रॉस नहीं कर सकती। ठीक है, आपका ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करने के लिए कोई भी ड्रग है उसको लेस पोलर होना पड़ता है, और कंपैरेटिवली या तो अनचार्ज हो, चार्ज हो, या फिर उसके ऊपर जो है वो लेस चार्ज हो और लेस पोलर ड्रग होगी, तो आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को ज्यादा अच्छी तरह क्रॉस कर सकती है। ठीक है, एक तो हमारे पास डिसएडवांटेज है क्या, ये क्वाटनरी कंपाउंड है। ठीक है, दूसरी चीज हमारे पास जो है हमारा एक एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस प्रेजेंट होता है जो कि एसिटाइलकोलिन को क्या कर देता है, डिग्रेड कर देता है विद इन मिली सेकेंड और नैनो सेकेंड्स। इसकी वजह से इसके हमारे पास जो हाफ लाइफ है बहुत कम होती है। ठीक है, तीसरी इसकी जो बात है वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसका एक्शन जो है वो मल्टीपल होता है। हमने कहा कि ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर भी बाइंड कर रहा है और मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर भी बाइंड कर रहा है। मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर जाके बाइंड करेगा तो हमारे पास 5 आपको पता है, M1 M2 M3 M4 M5। हमें जो है वो अगर सिर्फ मस्कुलिनिक एक्शन चाहिए तो निकोटिनिक जो है वो तो मुफ्त में आ जाएगा। ठीक है, या फिर अगर हमें सिर्फ निकोटिनिक एक्शन चाहिए तो मस्कुलिनिक वाला जो है वो हमारे पास साइड इफेक्ट के तौर पे शो होगा। तो अगर हमें एक एक्शन चाहिए, दूसरे वाला साइड इफेक्ट के तौर पे शो हो रहा है, तो हम ऐसी ड्रग को जो है वो अच्छा ड्रग नहीं कंसिडर करते। ठीक है, जिसमें मल्टीप्लिसिटी ऑफ एक्शन हो। तो मेन रीजन जो है वो ये है। ठीक है, नंबर वन। लेकिन हमारे पास ये एक तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ एक्शन और क्वाटनरी जो कंपाउंड है ये इसके अंदर एड ऑन हो जाती है। ठीक, नंबर वन। अच्छा, इसके अलावा जो है फिर हम इसके अलावा कौन सी ड्रग्स यूज करते हैं, इसी तरह की ड्रग होंगी। जो साइंस है या फिर आप कह लो मेडिकल फील्ड है, उसने इसी तरह की स्ट्रक्चर सेम रख के थोड़ा बहुत इम्प्लीकेशन वगैरह कर दी है, इसे थोड़ा सा चेंज कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया यू कैन से, जिसकी वजह से हमारे पास जो है ड्रग सिर्फ एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस का सबस्ट्रेट नहीं रहता, और ये एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस जो है उसे ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। ठीक है, अब उसमें हमारे पास सबसे पहली जो ड्रग है दैट इज ये बेथानिको। आई एडिट दिस साइड पिक्चर्स जस्ट फॉर द सेक कि आप लोगों को थोड़ा पिक्टोरियल मेमोरी का आदत हो जाए कि आप मेडिसिन साथ साथ देखते रहो और आपको पता हो। एक चीज याद रखिएगा, अभी यहाँ पे तो नहीं, हाँ ये देखें, ये वाला जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, दिस इज बेसिकली जेनरिक नेम ऑफ मेडिसिन। ये वाला जो ऊपर वाला नाम होता है दिस इज बेसिकली द ब्रांड नेम। जो आपका जेनरिक नेम होता है ना, आपने वो चीज देखनी होती है, आपने ऊपर वाला नाम नहीं देखना होता। नीचे वाला जो नाम होता है दैट इज बेसिकली द सॉल्ट, कि आप किस बारे में पढ़ रहे हो, दैट इज सॉल्ट। ऊपर वाला जो नाम होता है वो अगर डिफरेंट भी हो तो वो कंपनी से हो रहा होता है किसी का। अगर यहाँ पे वेरिसिलिन इसने कुछ और लिखा हुआ है ऊपर नाम, तो नीचे वेरिसिलिन के साथ ही कोई और कंपनी होगी उसने अपना कोई ब्रांड नेम लिखा होगा। ठीक है, तो हम लोग जो कंसिडर करते हैं वो चीजें जेनरिक नेम करते हैं, ये आप साथ साथ देखते जाना। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे पास बेथानिकोल आ जाती है। बेथानिकोल हमारे पास क्या है, अनसब्स्टिट्यूटेड कार्बोमाइल एस्टर है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर याद रखने की आज सच जरूरत नहीं है, बस आप इतना याद रख लो ये कार्बोमाइल एस्टर है, मतलब ये कि एसिटाइलकोलिन की तरह का ही है, वो भी एस्टर है ये भी एस्टर है। ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत सब्स्टिट्यूशन वगैरह हुई हुई है, थोड़ा बहुत चेंजेस है, इस वजह से ये एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस का सबस्ट्रेट नहीं है, दैट इज द बेनिफिट, इस वजह से हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर वन, एक पॉइंट हो गया। नंबर टू जो है वो हमारे पास क्या है, इसके पास निकोटिनिक एक्शन नहीं है। इसका मतलब जो हमने पीछे पॉइंट पढ़ा था फॉर द एसिटाइलकोलिन कि उसका मल्टीप्लिसिटी है एक्शन में, इसमें नहीं है, ये सिर्फ मस्कुलिनिक एक्शन देगा आपको। ठीक, अच्छा,
अब इसका जो नाम है उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा है, बिथानिकोल आपके बात से थोड़ा बहुत रिलेट हो रहा है, तो आई रिमेम्बर्ड इट एज इट इज कि हमारे पास न्यूरोजेनिक एटोनी, जो आपकी यूरिनरी ब्लैडर होता है, जब वो एटोनी ब्लैडर आपने पढ़ा होगा, उसकी एटोनी हो जाती है, तो उसे ट्रीट करने के लिए बेसिकली आप बिथानिकोल यूज करते हो, ठीक है। और एल्स मेगा कॉलन हमारे पास क्या आता है कि आपकी जो इंटेस्टाइन थी, अगर उसकी जो नर्व सप्लाई है वो इफेक्ट हो गई हो और उसके जो मसल्स हैं वो थोड़ा लूज हो गया और आपका कॉलन थोड़ा इनलार्ज हो गया है, तो उसकी टोन अगेन मैनेज करने के लिए या मेंटेन करने के लिए या उसको ट्रीट करने के लिए जो है वो आप यूज कर सकते हो, दैट इज बिथानिको, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो साइड इफेक्ट है वो ये है कि समटाइम्स ये जर्नलाइज्ड कॉलिनर्जिक स्टिमुलेशन कर देता है, मतलब ये अपना निकोटिनिक एक्शन भी शो कर सकता है समटाइम्स, ठीक है, तो इसका साइड इफेक्ट में आ जाता है। अच्छा, इसकी इस मेडिसिन के ऊपर देखो नीचे लिखा हुआ है यूरोटॉन, ठीक है। अगर आपको ये सिर्फ पिक्चर याद रहती है तो इससे भी आप याद रख सकते हो कि हमने जो बेथानिकोल क्लोराइड है वो कहाँ पे याद रखना है, यूरोटॉन, यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड या आपके जो है वो इंटेस्टाइन वगैरह से रिलेटेड, कि ये क्या कर रहा है, न्यूरोजेनिक एक एटॉनिक को ट्रीट करेगा या आपकी मेगाकोलिन जो है उसको ट्रीट करेगा, ठीक है जी। दैट्स ऑल अबाउट द बेथानिकोल, इससे ज्यादा आपने याद नहीं रखना। क्या याद रखना है, एक तो एसिटाइलकोलिन एस्टरेज का सबस्ट्रेट नहीं है इसीलिए हम इसको यूज कर रहे हैं, दूसरा ये कि निकोटिनिक एक्शन एज सच नहीं होता, और तीसरा आपको यूरोटॉन याद रहना चाहिए कि ये न्यूरोजेनिक एटोनिक और मेगाकोलिन को जो है वो ट्रीट कर रहा है, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं कार्बाकोल पे। कार्बाकोल का सबसे पहला पॉइंट एसिटाइलकोलिन जैसा है, नंबर वन क्वाटरनरी अमाइन, ठीक है। नंबर टू हमारे पास ये है कि थर्ड वाला अगर पॉइंट आप पहले देख लो कि हमारे पास मस्कुलिनिक और निकोटिनिक दोनों इफेक्ट्स दे रहा है, ठीक है। अच्छा, सेकंड वाला पॉइंट अगर देखो तो एस्टर्स ऑफ कार्बोमिक एसिड है, मतलब इसका स्ट्रक्चर जो है वो एसिटाइलकोलिन की तरह का ही है, तो पहली तीन चीजें तो इसकी एसिटाइलकोलिन जैसी ही है। फिर हम इसको यूज क्यों कर रहे हैं और कहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। मेनली द पॉइंट इज कि हम कार्बाकोल को, अगर आप ये वाली देखो जो मैंने पिक्चर ऐड की हुई है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, इंट्रा ऑक्यूलर सोल्यूशन के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है। इंट्रा ऑक्यूलर सोल्यूशन का मतलब है ऑप्थाल्मिक सोल्यूशन, जो आपकी आंख होती है उसका अगर कोई इश्यू हो जाए, और ये हमारे पास मेनली क्या करेगी, मियोसिस करेगी। बच्चे अपना माइक म्यूट कर लें प्लीज। इसे क्या करना है, हमारे पास मियोसिस करवानी है, जब हमारे पास कभी आपको आई सर्जरी वगैरह करवानी हो, ठीक है, तो उसमें आप कार्बाकोल यूज कर सकते हो फॉर द मियोसिस। मियोसिस हमारे पास क्या होता है और माइड्रेसिस क्या होता है, मैंने कल बताया था, अगर प्यूपिल डायलेशन की बात हो रही हो तो आप कहते हो कि माइड्रेसिस हो गया है, अगर आप प्यूपिल कंस्ट्रक्शन की बात करोगे तो दैट इज बेसिकली कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये क्या करता है, लोअर करता है इंट्राओक्यूलर प्रेशर को इन द ग्लूकोमा। ग्लूकोमा जो आपने फिजियोलॉजी में अपने पढ़ा होगा बहुत अच्छी तरह कि आपका जो है वो इंट्राओक्यूलर प्रेशर रेज कर जाता है, तो इंट्राओक्यूलर प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए मेनली हमारे पास जो ड्रग यूज होती है दैट कैन बी अ कार्बाकोल, ठीक है, बट दिस इज नॉट द ड्रग ऑफ चॉइस मेनली। सिर्फ आपने इसको याद क्या रखना है इसमें से, एक तो बाकी सारा कुछ इसका एसिटाइलकोलिन की तरह का है, कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, एज ए इंट्राओक्यूलर हमारे पास सोल्यूशन के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, दैट्स इट, ठीक। इससे ज्यादा आपको याद रखने की फिलहाल जरूरत नहीं। फिर हमारे पास आ जाते हैं पाइलोकार्पिन पे, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ड्रग्स ऑफ दिस चैप्टर। आपसे पूछा जाता है कि पाइलोकार्पिन जो है वो कहाँ पे यूज होती है और उसकी क्या क्या मतलब किस तरह से एक्ट करती है। नंबर वन जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज इट इज अ टर्शरी अमाइन। मैंने आपको क्वार्टनरी और टर्शरी का इफेक्ट पहले बता दिया कि क्वार्टनरी जो है वो हमारे पास मोर पोलर होती है, ब्लड ब्रेन बैरियर जो है क्रॉस नहीं करती, तो इसका ऐसा जो है वो इफेक्ट हम लोग अच्छा नहीं समझते। तो टर्शरी अमाइन जो है वो हमारे पास ज्यादातर प्रेफरेबल होती हैं इन द केसेस जहाँ पे आपने ब्लड ब्रेन बैरियर जो है क्रॉस करवाना हो या फिर आपका टारगेट जो है वो ब्रेन हो, इस तरह से। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये कि हमारे पास ये हाइड्रोलाइज नहीं हो रही एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज से। तीसरा ये कि हमारे पास ये मस्कुलिनिक एक्शन है। ये वाले दो पॉइंट जो हैं ये हमारे पास हमने बेथानिकोल के अंदर भी पढ़े थे कि एक तो ये हाइड्रोलाइज नहीं हो रही एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज से, ये तो चीज हम कॉमन सब में पढ़ेंगे। मस्कुलिनिक एक्शन, बेथानिकोल का भी सिर्फ मस्कुलिनिक एक्शन था, इसका भी मस्कुलिनिक था, जो हमारे कार्बाकोल है उसके दोनों एक्शन होते हैं, ठीक है। कोरिलेट करके पढ़ोगे तो ज्यादा आसान रहता है। अब ये देखो मैंने साइड पे पिक्चर ऐड की है, अगर आपको सिर्फ ये पिक्चर याद रह जाए कि पाइलोकार्पिन की हमने इस तरह की एक तस्वीर पड़ी थी, ग्रीन कलर का था और उसके ऊपर इस तरह की आंख बनी हुई थी, तो आपको पाइलोकार्पिन याद रहेगा,
ठीक है। इट इज यूज प्राइमरली इन द ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक है। उसमें आप क्या करते हो, टॉपिकली, जिसमें आई ड्रॉप्स आप लोग डालते हो, उसे हम टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, ठीक। इसे भी आप ग्लूकोमा में यूज करते हो, और दिस इज बेसिकली द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द इमरजेंसी ड्यूरिंग ऑफ द इंट्राक्यूलर प्रेशर। आपके पास एक पेशेंट आता है इमरजेंसी में और वहां पे आपने ट्रीटमेंट करना है ग्लूकोमा का, तो आप कौन सी ड्रग दोगे, इस तरह का अगर आपको सिनेरियो बनाकर पूछा जाए या एमसीक्यू में कहा जाए, तो दिस ड्रग विल बी ओनली हमारे पास पायलोकार्पिन। ग्लूकोमा में बहुत ड्रग्स यूज होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन इमरजेंसी का अगर लफ्ज कहीं पे इस्तेमाल हुआ हुआ है, देन ओनली पायलोकार्पिन, फिर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक ड्रग आप लोग पढ़ोगे एंटागनिस्ट में, जो हमारे पास कॉलिनर्जिक एंटागनिस्ट होते हैं, एट्रोपिन, सबसे ज्यादा आप यही ड्रग पढ़ोगे, ठीक है। अब हमारे पास जो एसिटाइलकोलिन है, आपको पता है मियोसिस करवाता है, तो एट्रोपिन हमारे पास क्या करवा रहा होगा, ऑपोजिट करवाना है, तो माइड्रेसिस करवा रहा होगा, दैट इज कॉमन सेंस। तो एट्रोपिन बाजू का टॉक्सिसिटी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास माइड्रेसिस होता है, और एट्रोपिन माइड्रेसिस के रिवर्सल के लिए, मतलब एट्रोपिन की टॉक्सिसिटी हो गई थी, प्यूपिल बहुत ज्यादा डायलेट हो गया था, तो आपने कौन सी ड्रग दी, मेनली हमारे पास पायलोकार्पिन। अच्छा, मैं अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन करूँ कि भाई जो हमारे पास कार्बाकोल है, वो भी तो आप यूज कर रहे हो ना फॉर द मियोसिस वगैरह, तो आप वो यूज क्यों नहीं कर रहे हो, पायलोकार्पिन क्यों यूज कर रहे हो एट्रोपिन की माइड्रेसिस के लिए? एक मेन डिफरेंस है इनके दरमियान, तो वही आंसर होना चाहिए। बताया करो, चाहे गलत भी बताया करो, कोई स्पेशल नहीं होता। नहीं सजेस्ट करो कार्बाकोल क्योंकि दोनों रिसेप्टर्स पे निकोटीनिक और मस्करीनिक पे एक्ट करता है। नहीं नहीं वैसे जो टर्शरी जो पाइलोकार्बिन है, दैट इज बेसिकली द टर्शरी अमाइन, और जो हमारे पास कार्बोकोल है वो क्वार्टनरी अमाइन है। ये मेन इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है। और जब भी आप बात करोगे ना एट्रोपिन की, तो एट्रोपिन के लिए हमें मेनली जो है वो टर्शरी अमाइन चाहिए होते हैं, ताकि जो है आपका मेनली ब्लड ब्रेन बैरियर वगैरह क्रॉस करके और सारे जितने भी इश्यूज हैं वहां पे जाके आराम से जो है कर ले, अगर हम टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रहे तो। लेकिन आपके एट्रोपिन माइड्रेसिस वगैरह के लिए भी हम लोग ज्यादातर प्रेफर इसी को करते हैं, पायलोकार्पिन को, कि ये ज्यादातर यूज होता है, या फिर आप जो है आगे पढ़ोगे फाइस्टिक्टिन हम मेनली यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मेन यहाँ पे जो बताने का मकसद था दैट वाज कि आप टर्शरी अमाइन ज्यादातर यूज करते हो, ये वाला पॉइंट याद रखना है। हमारे पास जो कार्बोकोल है दैट इज योर क्वार्टनरी अमाइन। अच्छा, इसके अलावा एक चीज आपने याद रखनी है पायलोकार्पिन के बारे में, कि पायलोकार्पिन इज द पावरफुल स्टिमुलेटर ऑफ सिक्रीशंस। जीरोस्टोमिया क्या होता है, ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर सिक्रीशंस की कमी हुई होती है, ड्राइनेस ऑफ द माउथ हो रहा है, आपके जो है सिक्रीशंस सलाइवरी ग्लैंड के, जीआईटी ग्लैंड के बहुत कम हुई हुई है, बहुत लो है, और बंदा जो है वो जीरोस्टोमिया में गया। वैसे जीरोस्टोमिक कंडीशन कहते हैं, जीरो मीन मतलब आप बिल्कुल खत्म, और स्टोमिया मीन आपका जो माउथ वाला पार्ट होता है उसे आप स्टोमिया भी बोलते हो, ठीक है। तो ड्राइड माउथ वगैरह से रिलेटेड जो डिजीज होती है उसे जीरोस्टोमिया कहते हैं। इस तरह के पेशेंट्स के अंदर आप कौन सी ड्रग इस्तेमाल कर सकते हो, दैट इज बेसिकली द पायलोकार्पिन। क्यों? क्योंकि ये पायलोकार्पिन जो है वो पावरफुल स्टिमुलेटर है सिक्रीशंस का। तो हमारे पास पायलोकार्पिन के तीन जो है वो फंक्शन हो गए। नंबर वन, क्या कर रहा है, इमरजेंसी में इस्तेमाल हो रहा है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। नंबर टू, एट्रोपिन माइड्रेसिस के रिवर्सल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। नंबर थ्री, हमारे पास जो है ये जीरोस्टोमिया के पेशेंट्स में यूज हो रहा है, क्योंकि ये पावरफुल हमारे पास स्टिमुलेटर ऑफ द सिक्रीशंस। ऑलराइट। अच्छा, ये जो हमने पीछे पढ़े हैं ना, ये ज्यादातर आपके मस्कुलरिक इफेक्ट्स दे रहे थे ज्यादातर, ठीक है, या फिर आपके जो है वो कंबाइंड इफेक्ट्स दे रहे थे या मस्कुलरिक दे रहे थे। ये जो दो ड्रग्स लिखी हुई है ये आपकी मिनिक एडजन में बेसिकली इनका नाम लिखा हुआ है। नंबर वन हमारे पास सक्सिनाल्कोलिन, नंबर टू आपके पास वेरिसिलिन, वेरिनिसिलिन। अच्छा, जो हमारे पास वेरिनिसिलिन है ना, इसमें आपने एक चीज बस याद रखनी है, बाकी चीजें चाहे इग्नोर कर दो, कि आपकी स्मोकिंग सेसेशन में हेल्प करता है। निकोटीन क्या होती है, निकोटीन आपके जो टबैको होता है बेसिकली, जो सिगरेट स्मोकिंग वगैरह लोग करते हैं, उसके अंदर निकोटीन मेनली प्रेजेंट होती है।
अब जो हमारे पास वेरिसिलिन है या फिर सक्सिनाइलकोलिन है, इन दोनों का एक्शन बेसिकली निकोटीन की तरह का है। तो कोई ऐसा पेशेंट जो आपके पास आता है स्मोकर, ठीक है, और आप चाहते हो कि वो स्मोकिंग छोड़ दे, तो आप थोड़ा बहुत उसे ऐसी ड्रग देते हो जिसका एक्शन जो है वो स्टिमुलेंट हो एज दैट ऑफ द टोबैको, जिसमें हमारे पास निकोटीन थी, तो आप देते हो वेरेनिसिलिन। वेरेनिसिलिन क्या करती है, आपकी स्मोकिंग सेसेशन में हेल्प कर रही है कि थोड़ा बहुत बंदे को स्टिमुलेंट ही रखती है। बंदा बार बार क्यों पीता है सिगरेट, इसीलिए कि उसे एक्टिवेशन चाहिए होती है। तो आप वो इनडायरेक्टली आप अपनी इस ड्रग से दे रहे हो, तो एनी हाउ जो है वो पर्सन स्मोकिंग सेसेशन की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपने याद ये रखना है, क्योंकि इससे आई गेस एमसीक्यू वगैरह का पूछ लेते हैं, या हमें थोड़ा बहुत टीचर्स पूछ लेते हैं कि स्मोकिंग सेसेशन में कौन सी ड्रग इस्तेमाल हो सकती है। ठीक, दूसरा हमारे पास आपने जो याद रखना है दैट इज सक्सिनाइलकोलिन। इसका पूरा एक टॉपिक भी होगा इंशाल्लाह, सो हम यहाँ पे से डिटेल में एसेस नहीं कर रहे हैं। ये आपके मसल रिलैक्सेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। जो निकोटीन है, हमने पढ़ा था कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे भी एक्ट करता है। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे इसके रिसेप्टर्स होते हैं, वहां पे जाके बाइंड करता है और मसल्स को रिलैक्स करता है। ठीक है, तो मसल रिलैक्सेंट के तौर पे हमारे पास एक ड्रग यूज होती है दैट इज बेसिकली सक्सिनाइलकोलिन। ठीक, just you have to memorize the names and the basic action जो इसका है। सक्सिनाइलकोलिन मसल रिलैक्सेंट है, वेरेनिसिलिन जो है वो हमारे पास स्मोकिंग सेसेशन के दौरान। ठीक है, Then coming towards the indirect acting cholinomimetics, इसके अंदर मैंने पहले बता दिया था indirect acting का क्या मतलब है, कि ये ड्रग्स क्या करेंगी, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस को इनहिबिट करेंगी। उसकी वजह से हमारे पास एसिटाइलकोलिन जो है वो ज्यादा हो जाएगा, और एसिटाइलकोलिन जो है वो ज्यादा देर के लिए अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड रहेगा और अपना काम परफॉर्म करेगा। ठीक है, दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक्स। अच्छा, कोलिनोमाइमेटिक्स के अंदर हम लोगों ने फर्दर क्लासिफाई किया था कि वी हैव द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल क्लास। तो रिवर्सिबल के अंदर मैंने दो आपको बताया था, एक आपको मैंने एड्रोफोनियम की बात की थी, और दूसरा मैंने आपको कहा था कि आपके पास जो है वो सारे फाइजोस्टिग्मिन वाली क्लास आ जाएगी। ठीक है, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है एड्रोफोनियम। सबसे पहले अगर स्टार्ट करते हैं, नंबर 1 पॉइंट जो आपका पीछे हमने दो जगह में पढ़ लिया है, कार्बोकोल में भी हमने कहा कि वो भी हमारे पास क्वार्टनरी होता है, थानाकोल में हमने कहा वो क्वार्टनरी होता है। ठीक है, अच्छा, जो हमारे पास एड्रोफोनियम है, एड्रोफोनियम इज बेसिकली अ क्वार्टनरी अमाइन, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट हमारे पास इसका जो आ जाता है दैट इज दिस इज रिवर्सिबल शॉर्ट एक्टिंग एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस इनहिबिटर। नंबर 1 पॉइंट क्वार्टनरी है, नंबर 2 रिवर्सिबल है, नंबर 3 शॉर्ट एक्टिंग है। ठीक है, और क्या कर रहा है, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस को इनहिबिट कर रहा है। 4 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अच्छा, अब इसका यूजेज मेनली क्या है, अगर आप लोगों को पता है मिस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है, मिस्थेनिया ग्रेविस में हमारे पास मेनली एसिटाइलकोलिन जो है जो आपके न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर्स होते हैं उनके ऊपर आपके लो काइंड ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज होती है, जिसके अंदर न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर्स जो है डिग्रेड हुए होते हैं, या उनकी आप कह सकते हो डिग्रेडेशन ही बेसिकली आप कह सकते हो कि एंटीबॉडी ऐसी बनी होती हैं जो न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट्स के ऊपर जाके एक्ट करती हैं, उन्हें डिग्रेडेशन करा देती हैं। तो आपके न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर्स जो है वो कम हो जाते हैं, एसिटाइलकोलिन चाहे वहां पे जितना मर्जी प्रेजेंट हो, एज सच आपके जो है एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस उसे डिग्रेड करी जा रहे होते हैं एसिटाइलकोलिन को भी, तो इस वजह से आपके जो है मसल रिलैक्स नहीं हो पाते। ठीक है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि एसिटाइलकोलिन जो है जब न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करेंगे तो मसल रिलैक्स होंगे। तो मिस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट्स के अंदर जो आपके मसल्स होते हैं वो रिलैक्स नहीं होते। अच्छा, अब जो एड्रोफोनियम है ये क्या है, बेसिकली ये एसिटाइलकोलिन का काम इनहेंस कर रहा है। क्या कर रहा है, एसिटाइलकोलिन का काम इनहेंस कर रहा है। अब मेरे पास ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन था सपोज, यहाँ पे हमारे पास रिसेप्टर्स पहले कितने थे, 3 थे सपोज। ठीक है, अब हमारे पास मिस्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट आया, उसके अंदर सपोज करो कि 2 रिसेप्टर्स रह गए। ठीक है, एसिटाइलकोलिन की कंसेंट्रेशन में थोड़ी सी इतनी कर देती हूँ कि सिर्फ इतनी सी कंसेंट्रेशन है। ठीक है, कुछ एसिटाइलकोलिन बाइंड करता है, कुछ नहीं बाइंड करता, फिर थोड़ी देर बाद एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस को तोड़ देता है। अब हमने बाहर से उसे क्या दे दिया, एड्रोफोनियम दे दिया। ठीक है, एड्रोफोनियम ने क्या किया कि हमारे पास यहाँ पे एसिटाइलकोलिन की कंसेंट्रेशन ज्यादा करवा दी। किस तरह से ज्यादा करवा दी, मैंने आपको बता दिया कि एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस जो है वो इनहिबिट हो गया, उसकी वजह से एसिटाइलकोलिन जो है उसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गई। जब एसिटाइलकोलिन की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गई तो ये एसिटाइलकोलिन ज्यादा देर के लिए इन रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड रहेगा,
और जब इन रिसेप्टर्स के पे ज्यादा देर के लिए बाइंड रहेगा तो आपके जो मसल्स हैं उनके अंदर जो बहुत ज्यादा टॉट हुए हुए हैं वो मसल जो है थोड़ा बहुत रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे। तो यू कैन से कि ये जो पेशेंट है ये हमारे पास मिस्थीनिया ग्रेविस का पेशेंट था। क्यों? क्योंकि हमने जब एड्रोफोनियम दिया तो ये पेशेंट जो है इसके मसल थोड़े से रिलैक्स हो गए। सो दिस drug is mainly used in the diagnosis of Myasthenia gravis. Is that clear? Myasthenia gravis क्या होता है, एड्रोफोनियम किस नाम की डायग्नोसिस में यूज हो रहा है, ये बात समझ आ गई सबको? मुझे अभी टॉपिक थोड़ा लंबा है सो आई हैव टू कंप्लीट, तो जल्दी बैक है। अच्छा जी, फिर हमारे पास एक टर्म लिखी हुई है नीचे, कॉलिनर्जिक क्राइसिस। कॉलिनर्जिक क्राइसिस का मतलब ये है कि समटाइम्स ये होता है कि आपके एसिटाइलकोलिन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। जैसे यहाँ पे एसिटाइलकोलिन इस टाइम बहुत ज्यादा है, सपोज मैं यहाँ पे एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन दोबारा से बनाती हूँ, यहाँ पे एसिटाइलकोलिन जो है वो बहुत ज्यादा मैं कर देती हूँ, ठीक है, इस तरह ठीक है, एसिटाइलकोलिन बहुत ज्यादा है और आपके जो न्यूरॉन्स हैं या नर्व टर्मिनल्स हैं वो आपने एक टर्म पढ़ी होगी कि यहाँ पे जो है काफी थक गए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमेशा रिपोलराइजेशन जो है वो हो रही होती है, पहले डिपोलराइजेशन होती है फिर रिपोलराइजेशन होती है, दरमियान में जो है वो गैप चाहिए होता है कि रिपोलराइज होते रहे। लेकिन अगर यहाँ पे एसिटाइलकोलिन की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से रिपोलराइजेशन जो है उसे टाइम बहुत कम मिलता है, आपके मसल जो है वो ज्यादातर डीपोलराइज रहते हैं और जब आपके मसल ज्यादातर डीपोलराइज रहते हैं तो अगेन आपके मसल जो है वो रिलैक्स होने की बजाय टॉट हो जाता है, ठीक है। अगर आपके मसल ज्यादा देर के लिए डीपोलराइज कंडीशन में रहेंगे, उन्हें रिपोलराइज होने का टाइम नहीं मिल रहा, बार बार आके जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स के ऊपर अटैच हो जा रहा है, तो आपको इन अदर वर्ड्स दोबारा से सेम कंडीशन लगेगी। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये मिस्थीनिया ग्रेविस का पेशेंट है, ये कॉलिनर्जिक का पेशेंट है, ठीक है। फटीग में मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट आप कह लो या टॉट कह लो, इन अदर वर्ड्स फटीग में ये होता है कि आपके जो है रिपीटेड डीपोलराइजेशन हो रही है, ठीक है, और आपके न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो बार बार चीज को जो है स्टिमुलेट करी जा रहा है, तो आपके मसल को रिलैक्स होने का टाइम नहीं मिल रहा दरमियान में, ठीक है। तो यू कैन से यस इट इज कॉन्ट्रैक्ट स्टेट। अब हमने क्या डिफरेंशिएट करना है कि ये पेशेंट जो है इसके अंदर एसिटाइलकोलिन जो है सॉरी इसके अंदर जो है हमारे पास न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट्स का इशू है, या फिर इसके अंदर जो है एसिटाइलकोलिन जो है बहुत ज्यादा हुई है, तो आप क्या करते हो, बाहर से एड्रोफोनियम देते हो। एड्रोफोनियम दिया तो मिस्थीनिया ग्रेविस का पेशेंट जो है वो थोड़ा बहुत रिकवरी शो करेगा। अगर वो कॉलिनर्जिक का पेशेंट हुआ तो वो इसकी वजह से उसकी कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक तो वो बंदा पहले ही एसिटाइलकोलिन की एक्सेस की वजह से जो है इस तरह की कंडीशन में गया हुआ है, बाहर से आप एसिटाइलकोलिन की तरह का कोई जो है वो ड्रग दे रहे हो तो पेशेंट जो है और ज्यादा एग्जैजरेट हो जाएगी उसकी कंडीशन, ठीक है। सो दिस ड्रग कैन बी यूज्ड to diagnose or differentiate between the Myasthenia gravis and the cholinergic crisis. एक चीज जिस चीज पे मैं बार बार फोकस करूंगी, डायग्नोसिस। इट इज नॉट यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द मिस्थीनिया ग्रेविस। आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाएगा डायग्नोसिस में कौन इस्तेमाल होता है, ट्रीटमेंट में कौन इस्तेमाल होता है। डायग्नोसिस में एड्रोफोनियम इस्तेमाल होता है, ट्रीटमेंट में नियोस्टिकमिन होता है, उल्टा नहीं करना, ठीक है। अगर नहीं याद रहता तो डीई इन दोनों को इकट्ठा रख लो कि डीई जो है वो हमारे पास इकट्ठे आते हैं, एड्रोफोनियम है इसके आगे भी डी लगा हुआ, तो ये डायग्नोसिस में इस्तेमाल होगा, ये ट्रीटमेंट में यूज नहीं होगा, ये चीज आपने कभी नहीं भूलनी, ठीक है। अच्छा जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है फाइसोस्टिक। फाइसोस्टिगमिन बेसिकली हमारे पास क्या है, ये नाइट्रोजनस कार्बोनिक एसिड है, ये भी हमारे पास एक टर्शियरी अमाइन है, ठीक है। अच्छा, इन्हें हम कार्बोनेट भी कहते हैं, कार्बोनिक एसिड एस्टर्स के अंदर जो है हम इन्हें क्लासिफाई करते हैं, जितनी हम आगे स्टिगमीन्स पढ़ेंगे, कार्बोनिक एसिड एस्टर्स, ठीक है। अच्छा, ये कार्बोनिक एसिड है, टर्शियरी अमाइन है। अब ये हमारे पास बेसिकली क्या कर रहा है, ये सबस्ट्रेट है एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज का, ये हमारे पास बेसिकली एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज का एंजाइम समझ लो, ये एक एंजाइम है,
ठीक है, ये इसके ऊपर जाके बाइंड कर जाता है इस तरह से और वहां पे जाके एक स्टेबल कार्बोमाइलेटेड इंटरमीडिएट बना देगा एंड दिस इज बेसिकली अगेन रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज। जो एड्रोफोनियम है वो भी हमारे पास रिवर्सिबल था, जो हम लोग अभी कार्बामेट ये सारे पढ़ेंगे ये सारे भी रिवर्सिबल है। ठीक है, अच्छा फिर हमारे पास इसने जो है मस्कुलिनिक पे भी एक्ट करना है, इसने निकोटिनिक रिसेप्टर जो हमारे पास एनएन है एनएम है सब पे इसने एक्ट करना है फाइसोस्टिग्मीन में। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज आपने कभी नहीं भूलनी दैट इज टर्शरी। दो ड्रग्स हैं हमारे पास, नंबर वन ये आपको फाइसोस्टिग्मीन नजर आ रही है, नेक्स्ट पेज पे हमारे पास स्लाइड पे नियोस्टिग्मीन जो है वो आपको मिलेगी। इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है दैट इज ऑफ द टर्शरी। इसी की वजह से अब दोबारा से वही कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि टर्शरी क्या है क्वाटरनरी क्या है, तो यू गाइस शुड बी क्लियर अबाउट दिस कि क्वाटरनरी जो है वो हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगी। अच्छा इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो कितना ड्यूरेशन होता है उसका, 30 मिनट से 2 आवर्स तक होता है, दोनों का सेम है, कोई फर्क नहीं है। जो फर्क है वो इसके ट्रीटमेंट में है कि कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है। ये ज्यादातर हमारे पास जो एट्रोपिन मैंने आपको बताया, एट्रोपिन क्या है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। एंटीकोलिनर्जिक का मतलब कि एसिटाइलकोलिन का ऑपोजिट है। जितना फंक्शन आपने एसिटाइलकोलिन से करवाना है उसका सारा कुछ उल्ट कर दोगे तो आपको एट्रोपिन मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई पेशेंट एट्रोपिन की ओवरडोज के साथ आपके पास आता है तो आपने उसे प्रेफरेबली जो ड्रग देनी होती है दैट इज बेसिकली योर फाइसोस्टिग्मीन। ठीक है, अगर ये वाली लाइन अभी याद नहीं होती तो हम लोग कल भी इसे एंटीकोलिनर्जिक्स में पढ़ेंगे कि एट्रोपिन क्या है, उसकी ओवरडोज हो जाए तो हम फाइसोस्टिग्मीन देते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह तब आपको हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स जो होते हैं उनके इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स क्या होंगे, मैंने अभी कहा न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट्स होती हैं, जिस तरह ये हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस है, यहाँ पे जो रिसेप्टर्स लगे होंगे, ठीक है, इस तरह से इनके ऊपर कोई जो है वो ब्लॉकर्स लगे हुए हैं, ठीक है, सपोज। तो ये जो फाइसोस्टिग्मीन है ये हेल्प करती है कि हमारे पास यहाँ पे जो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज है उसकी इनहिबिशन कर दे और एसिटाइलकोलिन हमारे पास उसकी क्या हो जाए, एक्सेस हो जाए। जब हमारे पास एसिटाइलकोलिन की एक्सेस हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब सबस्ट्रेट जो है उसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो ब्लॉकर जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से जो रिसेप्टर साइट होती है उससे साइड पे हो जाता है। ठीक है, तो फाइसोस्टिग्मीन कैन बी यूज्ड for the reversal of the neuromuscular blocker effect। ठीक है जी, होप दिस इज क्लियर। अच्छा ये हमारे पास हो गया फाइसोस्टिग्मीन। फाइसोस्टिग्मीन की दूसरी बहन है नियोस्टिग्मीन। ठीक है, ये उसकी बड़ी बाजी है, क्वाटनरी है। ठीक है, क्वाटनरी का मतलब है मोर पोलर है। ठीक, इसका जो मेन एक्शन है वो हमारे पास स्केलेटल मसल्स पे है। इसका उसका जो मेन एक्शन है ये आप ज्यादातर देखोगे कि एट्रोपिन से रिलेटेड, एट्रोपिन आपके ज्यादातर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट कर रहा होता है और हम फाइसोस्टिग्मीन क्यों देते हैं ये ज्यादातर टीचर्स का क्वेश्चन होता है। तो आपको उन्हें यही बताना है कि जो एट्रोपिन होता है उसके इफेक्ट्स जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी होते हैं और हमें अगर सिर्फ नियोस्टिग्मीन दें तो नियोस्टिग्मीन जो है हमें पता है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती, तो फाइसोस्टिग्मीन जो है हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इफेक्ट्स को भी ऑपोजिट कर रही होती है। सो दैट्स व्हाई वी प्रेफर द फाइसोस्टिग्मीन एज कंपेयर टू द नियोस्टिग्मीन। ठीक है, अच्छा जो नियोस्टिग्मीन है उसका ज्यादातर एक्शन कहाँ पे होता है, स्केलेटल मसल्स पे। तो इसका मतलब जो हमारे पास न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स वाली मैंने पीछे बात बताई है उसमें जो मेन इफेक्ट होगा वो आपका नियोस्टिग्मीन का होगा। ठीक है, दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज आपने इसमें याद रखनी है, जो मिस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट्स होते हैं उसके अंदर जो मेन ड्रग इस्तेमाल होती है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द सिम्टम्स दैट इज योर नियोस्टिग्मीन। इफ आई रिपीट, अगर हमारे पास डायग्नोसिस की बात आएगी तो आप एड्रोफोनियम कहोगे, अगर आपके पास पेशेंट मैनेजमेंट की या सिम्टम्स मैनेजमेंट ऑफ द मिस्थीनिया ग्रेविस की बात आएगी तो आप नियोस्टिग्मीन की बात करोगे। ठीक है, अच्छा बाकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन सेम है हमारे पास 30 मिनट से 2 आवर्स। इसके अलावा एक चीज आपने याद रखनी है कि आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है, मिस्थीनिया ग्रेविस का ही अगर पेशेंट आ रहा है और वो हमारे पास इंटेस्टाइनल और यूरिनरी ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शन की भी कंप्लेन लेके आ रहा है तो आप उसे नियोस्टिग्मीन नहीं दोगे। अच्छा हम उसे नियोस्टिग्मीन नहीं देंगे तो फिर हम उसे क्या देंगे भाई, तो उसे हम फिर जो है वो पायरेडोस्टिग्मीन देंगे। ठीक है, तो अभी हमने मिस्थीनिया ग्रेविस के बारे में क्या पढ़ा कि मिस्थीनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस के लिए एड्रोफोनियम यूज हो सकती है, उसके मैनेजमेंट के लिए नियोस्टिग्मीन या पायरेडोस्टिग्मीन यूज हो सकती है। नंबर 1 इज द नियोस्टिग्मीन। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आ रहा है जो यूरिनरी ब्लैडर या इस तरह के ऑब्स्ट्रक्शन के साथ है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ है, तो आप नियोस्टिग्मीन कैंसिल करके उसे कौन सी दोगे, पायरेडोस्टिग्मीन।
अब इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है कंपैरेटिवली लॉन्गर है, उनका जो है 13 मिनट से 2 आवर्स था, इसका थोड़ा ज्यादा है 3 आवर्स से 6 आवर्स तक। ठीक है, बस इतना याद रख लो, कंपैरेटिवली लॉन्गर है। ठीक, अच्छा अगर आप लोगों ने यहाँ पे देखा है साथ साथ, तो ये देखो ये आईवी है। जब आप लोग साथ साथ याद करोगे तो ये मेडिसिन लास्ट में देखना, ये आईवी है, ठीक है, ये भी आईवी था और ये भी आप आईवी दे रहे हो, ठीक है, ये इंजेक्शंस हैं। जो इसका टैबलेट्स बनी हुई है उसके आगे बकायदा लिखा हुआ है दीज आर टैबलेट्स, तो यू हैव टू मेमोराइज कि कौन सा इंजेक्शन हो सकता है, कौन सा आईवी हम दे सकते हैं, कौन सा किस तरह से देना है। ये पिक्चर्स ऐड करने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको थोड़ा आइडिया रहे ड्रग्स का। ठीक है, अच्छा फिर आपकी बुक में बेसिकली लिपिन कार्ड के अंदर जो है वो कुछ ड्रग्स लिखी हुई है, आई एम नॉट श्योर अबाउट द मिनिकैप्टन। इसमें क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास अल्जाइमर डिजीज के लिए कुछ ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं, उनके सिर्फ नाम आप लोगों ने याद रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा भी हम अल्जाइमर डिजीज नहीं कर रहे। रिवर्स्टिगमिन आप यूज कर सकते हो, डॉनपेजिल मैंने आपको पहले कहा है कि जेनरिक नेम आप लोगों ने याद रखना है, टेट्राइन आप यूज कर सकते हो, जेलेंटामीन यूज कर सकते हो। ठीक है, ये वाली जो सारी ड्रग्स हैं ये बेसिकली हमारे पास, हम यहाँ पे पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ये सारी हमारे पास कार्बोमिक एसिड एस्टर्स के अंदर आती हैं, तो दीज आर आल्सो द कार्बोमिक एसिड एस्टर्स। नियोस्टिगमेन जो हमने पढ़ी है फाइस्टिगमेन, उन्हीं की तरह का स्ट्रक्चर है, तो इसलिए हम लोग इन्हें यहाँ पे जो है एक दफा देख रहे हैं कि भाई ठीक है ये अल्जाइमर्स में यूज हो सकती हैं, अदरवाइज आपको फिलहाल करने की जरूरत नहीं है, ये सीएनएस में हम डील कर रहे हैं। अच्छा, कमिंग टूवर्ड्स द अदर पार्ट जो हम लोगों ने कैटेगराइज किया था अंडर द इरिवर्सिबली एक्टिंग जो हमारे पास ड्रग्स होती हैं, जो इनडायरेक्ट है और इरिवर्सिबली एक्टिंग है, उसमें हमारे पास सबसे पहली जो क्लास आती है दैट इज इकोथायोफेट। आपकी जो मिनी कैटजन है उसके अंदर बाकी भी पैराथायोन, मेलाथायोन, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, लेकिन आपने जो मेन टर्म याद रखनी है दैट इज ऑर्गेनोफॉस्फेट। ठीक है, अच्छा जो हमारे पास इकोथायोफेट है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। नंबर वन तो उसने कहा है कि हमारे पास ऑर्गेनोफॉस्फेट है जो क्या करता है, कोवेलेंटली बाइंड करेगा आपके एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज के साथ। ठीक है, ये आपका एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज उसने दिखाया हुआ है, उसके एक्टिव साइट है, उसके ऊपर आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिखाया हुआ है। ठीक है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेसिकली उसने, अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो हमारे पास ये देखो एक एनायनिक ग्रुप होता है, एक एस्टारिक ग्रुप होता है। ठीक है, तो आपका जो मेनली एसिटाइल कोलिन है या फिर आप कह लो वो आपके एनायनिक ग्रुप के ऊपर आके बाइंड करेगा। ठीक है, अच्छा ये आपका जो है इकोथायोफेट ये जाके, सॉरी, जो आपका ऑर्गेनोफॉस्फेट है या कार्बामेट है वो जाके बाइंड करेगा स्टारिक ग्रुप के साथ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ वाली चीज पे, तो ये वाला जो आपका ग्रुप है दिस इज बेसिकली योर स्टारिक ग्रुप। ये जो आपका इकोथायोफेट है ये आके बाइंड करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, वाटर रिमूव हो गया, ये बॉन्ड बना लेगा यहाँ पे। अच्छा, बॉन्ड बनाने के बाद अगर आपको एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा है तो ये वाला जो आपको ऑक्सीजन नजर आएगा और ये वाला आपको जो अल्काइल ग्रुप नजर आ रहा है, ठीक है, ये वाला पार्ट C2H5। ठीक, हाइड्रोलिसिस होगी, हाइड्रोलिसिस की वजह से क्या होता है आपका यहाँ से अल्काइल ग्रुप रिमूव हो जाता है, इसमें से ये जो आपका पूरा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, विद द रिमूवल ऑफ दिस अल्काइल ग्रुप हम इसे बोलते हैं एजिंग। ये स्लो प्रोसेस है, इतनी जल्दी नहीं होता, लेकिन आफ्टर द रिमूवल ऑफ दिस अल्काइल ग्रुप हमारे पास एक हम कहते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट रीजनरेटर। ठीक है, जो हमारे पास पैराडॉक्सिन है उसका जो एक्शन होता है वो खत्म हो जाता है बेसिकली। दोबारा बता रही हूँ, हमारे पास एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज था, उसकी दो साइड्स होती हैं, एक एनाइनिक होती है एक एस्टेरिक होती है। जो एस्टेरिक साइड होती है उसके ऊपर आके हमारे पास बाइंड करता है इकोथायोफेट। उस इकोथायोफेट ने जब एक कॉम्प्लेक्स बना लिया, कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद हमारे पास उस कॉम्प्लेक्स की स्लोली क्या होती है, हाइड्रोलिसिस होती है और हमारे पास एक अल्काइल ग्रुप रिमूव हो जाता है। रिमूवल ऑफ दिस अल्काइल ग्रुप हम इसे कहते हैं, इसकी क्या हो गई है, एजिंग हो गई है। मतलब आप इन अदर वर्ड इसे कह दो कि ये हमारे पास बूढ़ा हो गया। ठीक है, अच्छा इस एजिंग से पहले पहले हमारे पास ऑप्शन होती है कि एक हमारे पास रीजनरेटर होता है, केमिकल रिएक्टिवेटर कह लो या ऑर्गेनोफॉस्फेट रीजनरेटर, सॉरी एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज रीजनरेटर कह लो, वो हमारे पास नाम उसका है पैराडॉक्सिन। ठीक है, ये पैराडॉक्सिन क्या करता है कि खुद बाइंड करता है। अगर आपको ये वाली स्लाइड नजर आ रही है, देखो ये हमारे पास एस्टेरिक ग्रुप था, इसके ऊपर इकोथायोफेट आके बाइंड कर गया। ठीक है, और इसने क्या कर दिया, हमारा ब्लॉक कर दिया जो पूरी साइड थी उसको। ठीक है,
अच्छा, जो हमारे पास एजिंग से पहले वाला प्रोसेस है, एजिंग से पहले हमारे पास प्राइलोटॉक्सिन आके बाइंड करेगा टू द एनायनिक पार्ट, और इसके साथ बाइंड करने के बाद इसने क्या बनाया, बॉन्ड बना दिया विद योर इकोथायोफेट, ठीक है, और बॉन्ड बना के इसने उसे बाहर निकाल लिया, अलग जो है वो एक पार्ट बना लिया, और आपका जो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज है वो रीजनरेट हो गया। लेकिन ये कब कंडीशन है, जब हमारे पास जो है एजिंग नहीं हुई। अगर एजिंग हो गई है, मतलब ये कि अल्काइल ग्रुप रिमूव हो गया है, तो प्राइलोटॉक्सिन इज यूजलेस, वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये चीज आपने इकोथायोफेट के लिहाज से याद रखनी है। एक तो ये कि इरिवर्सिबल है, दूसरा प्राइलोटॉक्सिन जो है वो कब काम कर सकता है, एजिंग से पहले कर सकता है या बाद में कर सकता है, एजिंग होने से पहले अगर कर सकता है तो किस तरह से करता है, कौन सी साइट पे बाइंड करता है, और अगर एजिंग हो जाए तो उसके बाद जो है ये काम क्यों नहीं करता, और कैसे सारा हम प्रोसीजर बताएंगे। अच्छा जी, फिर हमारे पास आ जाइए, मैंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता दिया है। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, इन केस अगर किसी पेशेंट के अंदर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है, जो हमारे पास पैराथॉन मैराथन आपकी बुक में मेंशन किए हुए हैं, दीज आर बेसिकली क्या, ये जो आपकी है इकोथायोफेट भी है, दीज आर बेसिकली यूज्ड इन, आप जो स्प्रे वगैरह यूज करते हैं इन क्या आप उसे कहते हो, किसान जो होते हैं, क्या उसे, खेत जो होते हैं, हाँ खेतों में जो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, स्प्रे वगैरह, उन चीजों में ज्यादातर ये ऑर्गेनोफॉस्फेट होते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर आपके पास जो विलेज साइड एरियाज होते हैं, वहां पे पेशेंट इस तरह के ज्यादा आते हैं कि ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग की वजह से आते हैं। कैसे वो पॉइजनिंग हो गई, कि उन्होंने ये स्प्रे जो है वो ज्यादा इनहेल कर ली, या एक्सपोजर जो है ऑर्गेनोफॉस्फेट का उन्हें ज्यादा हो गया। ठीक है, अब आपने एक चीज याद रखी, देखो इसने बनाया हुआ है एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर ऑर्गेनोफॉस्फेट, ये क्या कर रहा है, एसिटाइलकोलिन को मार रहा है। ठीक है, अब एसिटाइलकोलिन मर गया, तो ये हमारे पास जो एसिटाइलकोलिन जो है वो खुश हो गए कि यार हम लोगों को जो है वो टाइम मिल गया कि हम ज्यादा देर तक मस्कुलिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर पे बाइंड करें। अब इतनी देर तक उसने इरिवर्सिबली बाइंड किए रखा है कि हमारे पास जो हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस थे या हमारे जो न्यूरॉन्स थे वो ओवर स्टिमुलेट हो गए। ठीक है, तो ओवर स्टिमुलेशन से बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स आते हैं। क्या साइड इफेक्ट्स आते हैं वो चीज आपने याद रखनी है, दिस वन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, इसमें एक तो हमारे पास मस्कुलिनिक स्टिमुलेशन से क्या होगा और निकोटिनिक ओवर स्टिमुलेशन से क्या होगा। जो हमारे पास मस्कुलिनिक ओवर स्टिमुलेशन है उससे आपने याद रखना है, स्लड से याद रख लो, बहुत ज्यादा सलिवेशन होगी। ठीक है, आपको पता है ग्लैंड वगैरह भी होता है, तो मस्कुलिनिक आप अगर एक्टिवेशन करते हो तो सलिवेशन बहुत ज्यादा होगी। नंबर 2 आपकी लैक्रिमेशन बहुत ज्यादा होगी। नंबर 3 आपकी यूरिनेशन, डेफिकेशन, जीआई क्रैम्प्स एंड एमएसएस। ठीक है, जो आप स्लड से याद रख सकते हो, दिस इज योर निमोनिक। ठीक, ये पिक्चर भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे रही है कि लैक्रिमेशन हो रही है, एमएसएस है, यूरिनेशन है, जो है डेफिकेशन है, जीआई क्रैम्प्स हो रहे हैं और एमएसएस वगैरह हो रही है। ठीक है, that is all related to the muscarinic overstimulation. Then we have the nicotinic overstimulation. इसके अंदर क्या होता है बेसिकली कि हमारे पास ज्यादातर माइड्रेसेस होते हैं। ठीक है, निकोटिनिक माइड्रेसेस में आपको याद रहना चाहिए कि पिपलरी डायलेशन है मेनली। ठीक, ये पिपलरी डायलेशन होगी, इसके अलावा आपका टेकीकार्डिया होगा। ठीक है, निकोटीन ओवरस्टिमुलेशन की वजह से मसल वीकनेस होना शुरू हो जाएगी। ये जो आपके मसल वीकनेस जो है जो उसने बात की, ये सारा आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से रिलेटेड है। मसल वीकनेस हो जाएगी, ट्विचिंग हो जाएगी, फासिकुलेशन हो जाएगी, बीपी हाई हो जाएगा और पैरालिसिस वगैरह हो जाएगी। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग की क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे। अदर देन दैट हमारे पास जो ऑर्गेनोफॉस्फेट के हम ओवरऑल टॉक्सिसिटी बताते हैं, अगर आपसे टीचर को पूछे कि ऑर्गेनोफॉस्फेट की टॉक्सिसिटीज क्या है, अगर आपसे अलग अलग पूछते हैं मस्कुलिनिक ओवरस्टिमुलेशन से क्या होता है, निकोटिनिक से, आप इस तरह बता सकते हो। अगर आपसे ओवरऑल पूछते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट जो है कंपाउंड की क्या टॉक्सिसिटी होती है, और एक पेशेंट जो है वो आपके पास प्रेजेंट करेगा ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग की, तो उसकी सिम्टम्स आपको क्या क्या नजर आ सकती हैं। तो आपने क्वेश्चन से परेशान नहीं होना। टीचर आपको क्या कह रहा है कि आपके पास एक पेशेंट आया है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के साथ, तो उसकी क्या क्या सिम्टम्स होंगी, आप कैसे डायग्नोज करोगे कि ऑर्गेनोफॉस्फेट है। तो यू हैव टू जस्ट मेंशन दीज थिंग्स कि वो दैट पर्सन विल प्रेजेंट विद डायरिया, यूरिनेशन, म्योसिस है, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हुई हुई है, स्केलेटल मसल एक्साइटेशन है, सीएनएस फॉलोड बाय द फिर हमारे पास डिप्रेशन हो जाता है। इसके अलावा लैक्रिमेशन है और सैलिवेशन और स्वेटिंग वगैरह। ठीक है, जो मेनली आपने चीज बतानी होती है वो आपने ये टैकल करना होता है कि टीचर आपसे पूछना क्या चाह रहा है। ठीक, दिस इज क्वाइट सिंपल।
अच्छा, फिर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, दैट इज कि ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग मैनेजमेंट क्या होती है। आज एक छोटा सा पॉइंट, अगर पूरे लेक्चर में से कुछ नहीं समझ आया तो एक चीज लाजमी याद रख लेना कि ट्रीटमेंट इज डिफरेंट देन द मैनेजमेंट। ट्रीटमेंट इज ओनली द ड्रग ट्रीटमेंट। जो हम बात करते हैं कि पेशेंट ट्रीटमेंट हो रहा है, तो दैट इज बेसिकली द कि टीचर आपसे ये पूछना चाह रहा है कि आप कौन सी एंटीबायोटिक्स दोगे या कौन सी मेडिसिन दोगे, ठीक है। अगर पेशेंट वो आपसे पूछना चाह रहे हैं ना कि इसकी मैनेजमेंट बताओ, तो मैनेजमेंट ए टू जी, जब पेशेंट एंटर होता है हॉस्पिटल से उससे आखिर तक आप जो उसके सारा काम करते हो, दैट इज मैनेजमेंट। सबसे पहले जो आपने बात टीचर को बतानी होती है, दैट इज डीकंटामिनेशन। डीकंटामिनेशन का मतलब है कि किसान है वो आपके पास आया है विद ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, तो सबसे पहले उसे एक्सपोजर हुआ था, उसके कपड़ों के अंदर भी उस टाइम पे ऑर्गेनोफॉस्फेट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डीकंटामिनेट, उसके जो कपड़े हैं आपने चेंज करवाना है या उतारना है, ठीक है। सबसे पहले जो आपकी मैनेजमेंट है, देन आपने जो करवाना होता है दैट इज एयरवे मेंटेनेंस। नंबर 3 आपकी जो है वो एंटीडॉट आपने देने होते हैं, दैट कैन आइदर बी प्राइलोडॉक्सिमीन, जो हमने पढ़ लिया है पीछे कि वो कैसे काम करता है, एंड द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर दिस ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग इज द एट्रोपी, ठीक। अच्छा, फिर आपके पास डायजेपाम, आप सीएनएस के अंदर एक ड्रग पढ़ोगे, दैट इज डायजेपाम, लोराजेपाम की होती है। डायजेपाम क्या करता है, जो पेशेंट है आपका कन्वर्जन में जा रहा है, कन्वर्जन अब क्यों हो रही है, क्योंकि न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शंस हैं वो बहुत ज्यादा स्टिमुलेट हुए हैं, ठीक है। आपके स्केलेटल मसल्स बहुत ज्यादा स्टिमुलेट हुए हैं, एक्साइट हुए हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी वजह से हमारे पास जो है वो कन्वर्जन्स होते हैं, और कन्वर्जन्स को कम करने के लिए हम ड्रग देते हैं, दैट इज डायजेपाम। उसके बाद आप कह सकते हो कि मैम बाकी हम उससे जो है जनरल सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे कि जो जो सिम्टम्स आ रही हैं हम उसके अकॉर्डिंगली जो है वो पेशेंट ट्रीट करें, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट योर मैनेजमेंट कि आप पेशेंट को जो है वो ट्रीट कैसे करोगे। अगर टीचर आपसे सिर्फ ये पूछती है कि व्हाट आर द बेसिक एंटीडॉट्स फॉर द ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, then you will say कि प्रालोडॉक्सिमीन or the drug of choice is the atropine, ठीक है। फिर आप जो है वो सिंपली ये कहोगे, अदरवाइज अगर वो आपसे एक्सपेक्ट कर रही हैं कि आप कुछ और भी साथ बोलो, तो आप फिर पूरी मैनेजमेंट बताओगे। वी विल मैनेज द पेशेंट लाइक कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल decontaminate, then we will go for the airway maintenance, and then we will use the antidotes and administer the diazepam and वगैरह वगैरह वगैरह, फिर सारा आपने बताना होता है, ठीक है जी। दैट्स ऑल अबाउट cholinergic आपके जो cholinergic agonist है। I hope I didn't miss anything, ठीक है जी। That's all. अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझसे पूछ लें, otherwise you guys are free. I just added these pictures on the side just to make it a bit funny and a bit more interesting for you guys, कि आप लोगों को थोड़ा ना पढ़ने में आसानी हो, इसमें थोड़ा मुश्किल ना लगे। साइड पे मैंने मैनेजमेंट के लिए थोड़े डॉक्टर जो है फनी टाइप के डाल दिए कि आपने पेशेंट को कैसे मैनेज करना है। अच्छा जी, इसके अलावा कोई इशू अगर आपको है तो आप पूछ लें। I guess I explained everything. Okay, that's all. अच्छा, आप लोग के क्वेश्चंस ले लेते हैं कि एयरवे कैसे मैनेज करेंगे। विलेज में ऐसा बहुत होता है। एयरवे जो है बच्चे आप लोग मेनली अगर आप हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर ये वेंटिलेटर्स होते हैं आप मेंटेन करते हो, या फिर आपने जो है उन्हें ओपन एयर में लेके जाना होता है जहाँ पे ये ऑर्गेनोफॉस्फेट्स मौजूद ना हो। सो इट डिपेंड्स ऑन द एरिया कि आप कहाँ पे हो। अगर वहाँ पे वेंटिलेटर्स वगैरह की सहूलत है तो आप एयरवे वैसे मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। सो इट डिपेंड्स। ऑर्गेनोफॉस्फेट से टेकिकार्डिया क्या होता है, कैसे होता है। टेकिकार्डिया जो है वो बेसिकली बच्चे, आप निकोटीन की अगर मैं बात करूँ ना, तो निकोटीन जो है वो स्टिमुलेटर होता है, ठीक है। निकोटीन इज योर हार्ट स्टिमुलेटर, कार्डियक स्टिमुलेटर होता है। जो आपका मस्करिन होता है दैट इज बेसिकली कॉजिंग द डिक्रीज इन द हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट वगैरह। जो रेट वगैरह डिक्रीज कर रहा होता है वो आपका मस्करिनिक रिसेप्टर्स होते हैं। अगर मैं निकोटिनिक से रिलेटेड बात करूँ तो निकोटीन जो है वो मेनली आपकी टेकिकार्डिया करवा रहा होता है, तो ऑर्गेनोफॉस्फेट जर्नली काम कर रहा है। कॉलिनर्जिक क्राइसिस और मिस्थीनिया ग्रेविस का एक्सप्लेन कर दे। अच्छा, मिस्थीनिया ग्रेविस का आई डू नॉट हैव एक्स्ट्रा पेज, मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा पेज चाहिए। अच्छा चलिए यहाँ पे ड्रॉ कर देते या वही पॉइंट निकाल लेते हैं, ये रहा। अच्छा जी,
जो मैंने मिस्थीनिया ग्रेविस की बात की है ना, ये आपका सपोज करो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर हमारे पास रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं, निकोटिनिक वाले जो हमने रिसेप्टर्स पढ़े हैं ना, कि NM टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ये रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर नाउ। अच्छा, अब मैं सपोज करती हूँ कि मेरे पास ये जो रिसेप्टर है, ये मिस्थीनिया ग्रेविस होता क्या है, ये हमारे पास एक ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास कुछ एंटीबॉडीज इस तरह की बन जाती हैं, ये एंटीबॉडीज आपके इन रिसेप्टर्स को जो है वो डिग्रेड कर देती है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है कि हमारे पास ये रिसेप्टर्स के नंबर कम हो गए, ठीक है, पहले 3 थे अब 2 हो गए। अच्छा, अब हमारे पास पहले जो है वो सपोज करो कि एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन जो है वो इतनी थी, ये 3-4 जो है वो आपके पास एसिटाइलकोलिन थे। इसका भी दुश्मन आपके पास बैठा हुआ है, कौन? एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस, ये आपके दुश्मन बैठे हुए हैं, ठीक है। आपने क्या किया कि बाहर से उसे क्या दे दिया? एड्रोफोनियम दे दिया। एड्रोफोनियम ने इन दुश्मनों को जो है वो मार के खत्म कर दिया, ठीक है। अब ये जो आपके एसिटाइलकोलिन जिनके ऊपर जाके ये बार बार अटैक कर रहा था और उन्हें खत्म कर रहा था, ये फ्री हो गए, ठीक है। अब इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है टू बाइंड टू दिस साइट, वो क्या हो गया? लॉन्गर हो गया। तो आपकी जो एड्रोफोनियम है, इसने कंपनसेट किया है किस चीज को? कि जो हमारे पास रिसेप्टर कम हुआ था, इसको जो है उसने कंपनसेट कर दिया है बाय इंक्रीजिंग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ दिस एसिटाइलकोलिन बाय इनहिबिटिंग दिस एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम, ठीक है। दिस इज बेसिकली द मिस्थीनिया ग्रेविस। के मिस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है कि ऑटो इम्यून जो है डिजीज है, इसके अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं। वो एंटीबॉडीज क्या करती हैं? ये न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर्स के ऊपर जाके बाइंड करती हैं, उन्हें डिग्रेड कर देती हैं मेनली, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास कॉलिनर्जिक क्राइसिस होता है, उसके अंदर क्या होता है कि ऑलरेडी आपके जो एसिटाइलकोलिन्स हैं, इनकी कंसंट्रेशन एनी हाउ ज्यादा होती है। द रीजन कैन बी एनीवन, ठीक है, उसकी कोई भी रीजन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आपकी सिर्फ क्या है, आपने एक चीज याद रखनी है कि कॉलिनर्जिक क्राइसिस हुआ हुआ है, एसिटाइलकोलिन जो है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हुई है। अब बाहर से आप क्या कर रहे हो? आप एड्रोफोनियम उसे दे रहे हो, ठीक है। एड्रोफोनियम का भी काम क्या है? जो हमारे पास बेसिकली उसका काम था एसिटाइलकोलिन का, ठीक है, वही काम हमारे पास एड्रोफोनियम भी कर रही है। तो अगर आप मैं बाहर से एड्रोफोनियम देना शुरू कर दूंगी, तो हमारे पास पहले ही कोलिनर्जिक क्राइसिस हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास ये एग्जैजरेट हो जाए कंडीशन। अब कोलिनर्जिक क्राइसिस में और मिस्थीनिया ग्रेविस में आप डिफरेंशिएट कैसे करते हो? जो हमारे पास मिस्थीनिया ग्रेविस है, उसके अंदर मैंने कहा कि हमारे पास बेसिकली क्या है, न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर्स जो है वो कम हो गए थे, एसिटाइलकोलिन जो है वो कम बाइंड कर रहा था, तो आपके मसल जो है वो सही तरह रिलैक्स नहीं हो रहे थे। लेकिन कोलिनर्जिक क्राइसिस के अंदर क्या हो रहा है कि आपके एसिटाइलकोलिन ज्यादा हो गए हैं, ठीक है। उसकी वजह से हमारे पास एसिटाइलकोलिन बार बार रिसेप्टर के साथ बाइंड कर रहा है, आपके रिसेप्टर्स कंटिन्यूअसली डीपोलराइज्ड हो रहे हैं, रिपोलराइजेशन का टाइम नहीं मिल रहा, इसलिए आपके मसल जो है दोबारा से ये फटीग्ड हैं, रिलैक्स नहीं हुए। कंडीशन दोनों देखने में सेम लगती हैं, लेकिन उनकी जो पीछे आप हिस्ट्री कह दो या फिर पीछे वाली जो कहानी है सारी, वो डिफरेंट है, टोटली ऑपोजिट है। एक के अंदर एसिटाइल रिसेप्टर जो है वो कम हुए हैं, तो उसके अंदर जो है वो हमारे पास एसिटाइलकोलिन ज्यादा हुआ है। किस तरह डायग्नोज करोगे? एट्रोफोनियम बाहर से उठा के दे दोगे, एट्रोफोनियम जो है वो आपको बता देगा कि मिस्थीनिया ग्रेविस है या कोलिनर्जिक क्राइसिस है, ठीक है जी। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है? प्लीज लाजमी पढ़िएगा। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आती तो आप लोग साथ साथ पूछ लें कि आप ये क्या होता है, इसे हम किस तरह से याद करें। ड्रग से याद करना थोड़ा मुश्किल काम है, आई एग्री। आई ट्राई टू मेक इट अ बिट मेमोरेबल बाय एडिंग द पिक्चर्स, कि आपको थोड़ा बहुत, क्योंकि आपके पिक्चर्स जो है उससे थोड़ा याद रहता है कि ये जो है आईपी आपने देना और ये अच्छा ये ड्रग का नाम इस तरह से था। तो आप साथ साथ जो है वो याद रखोगे, ये स्लाइड्स देखते जाओ तो आपको थोड़ा बहुत मेमोराइज होता जाएगा, ठीक है। I hope everything is clear now. किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो let me know so that I just end this meeting. So after revising the whole chapter, जब आप पूरा एक दफा पढ़ लो, उसे याद कर लो, उसके बाद जब आप रिवाइज कर रहे हो, just do one thing जो आप अपने लिए बहुत फायदेमंद होगी आपकी। नंबर वन थिंग, जैसा हम लोगों ने पढ़ा है, कार्बाकोल जो है वो भी आपके जो है उसके अंदर ऑप्थेल्मिक यूजेस में आ रही थी, ठीक है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर कम कर रही है वगैरह वगैरह। पायलोकार्पिन आपने पढ़ा। इसके अलावा आपकी बुक में
पे लिखा होगा इकोथायोफेट जो है वो भी समटाइम्स आप ग्लूकोमा के पेशेंट्स में यूज करते हो। तो ऐसी चीजें जो आपको सेम नजर आ रही है, जैसे हम लोगों ने कहा कि एड्रोफोनियम जो है वो डायग्नोसिस के लिए यूज हो रहा है, नियोस्टिग्मिन जो है वो ट्रीटमेंट के लिए यूज हो रहा है, पायरेटिव स्टिग्मिन जो है वो भी ट्रीटमेंट के लिए यूज हो रहा है, लेकिन सेकेंडरी टू द नियोस्टिग्मिन। तो ये चीजें जो है वो आप अगर नोट्स में ऐड करना चाहते हो, ठीक है, तो आप उसे जो है वो नोट्स बना लो ताकि आप लोगों को बाद में जो है वो याद करने में मसला ना हो। अदरवाइज जो है एट द एंड ऑफ द डे आपके पास याद करने के लिए बहुत कुछ होता है और आप लोगों को समझ नहीं आ रही होती हमने क्या क्या करना है, कैसे करना है। तो बेहतर है कि ड्रग्स को थोड़ा सा कंपाइल कर लो सारा जो है वो एक ही पेज पे। अगर ये चैप्टर बहुत ज्यादा भी अगर आएगा ना तो आपके मैक्सिमम जो है वो एक पेज पे आ जाएगा, इससे ज्यादा पेज आपका नहीं लेगा। ड्रग्स थोड़ी सी है, इतनी ज्यादा ड्रग्स नहीं है। से ये याद करना जरूरी समटाइम्स होता है, एंटीबायोटिक्स में तो आपके लिए बहुत जरूरी होता है कि आईवी है या आप कैसे दे रहे हो, समटाइम टीचर्स आपको पूछ लेते हैं, ठीक है, तो बेहतर है आपको पता हो, क्योंकि कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो आप ऑरली ले ही नहीं सकते, ठीक है, तो अगर आप वहाँ पे ब्लंडर ही कर दो, टीचर को कह दो भाई इंसुलिन जो है वो हमने ऑरली दी पेशेंट को, ठीक है, तो टीचर तो वैसे ही आपको पास कर देगा या फेल कर देगा, ठीक है। तो कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो आप ऑरली ले ही नहीं सकते, कुछ ऐसी नहीं है, और कुछ ड्रग्स ऐसी हैं अगर आप उन्हें आईवी दोगे तो आपको रिएक्शन हो जाएगा, सो दिस यू हैव टू मेमोराइज। जो याद रहती है ठीक है, जो नहीं याद रहती है उसमें कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन जो मेन है वो आपको याद रहनी चाहिए। जैसे इंसुलिन है, यू मस्ट नो कि हम इंसुलिन ऑरली नहीं दे सकते, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो आपका लाजमी है कि आपने उसे मेमोराइज लाजमी करना है, अदरवाइज इट्स फाइन। टर्शरी क्वाटरनरी का मैंने जैसा बताया, जैसा आपका ये नियोस्टिग्मिन फाइसोस्टिग्मिन है, यू शुड बी 100% श्योर अबाउट इट कि कौन सी टर्शरी है कौन सी क्वाटरनरी है। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन है। आप फाइसोस्टिग्मिन दे रहे हो, नियोस्टिग्मिन क्यों नहीं दे रहे? आपका वाइवा क्वेश्चन है, नियोस्टिग्मिन दे रहे हो इसमें नियोस्टिग्मिन दे रहे हो, फाइसोस्टिग्मिन नहीं दे रहे, क्यों, क्या कर रहे हो, ये सारा कुछ आपने देखना होता है। अच्छा जी, अगर आप लोगों का कोई और क्वेश्चन नहीं है, सो आई गेस वी शुड ओके जी, इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही है, अल्लाह ताला ने मोहलत दी तो दोबारा मिलेंगे विद अ न्यू टॉपिक इंशाल्लाह। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।